नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज एक और हम एसएससी सीजीएल मेंस की जो है वो शिफ्ट सॉल्व करते हैं। ये जो एग्जाम है ये 20th को कंडक्ट किया गया था, जिसके जो आंसर्स हैं वो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे ये शिफ्ट आई थी और किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एसएससी मेंस में पूछे गए थे। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो आपको शो हो रहा है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में इसने मुझे इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो बताने के लिए कही है, और जो क्वेश्चन मुझे गिवन है ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। कन्हैया सेड टू मी, डू यू वांट टू सिंग। ना अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम सेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंक्वायर्ड आ सकता है और एक आस्क्ड वर्ड आ सकता है। सेकेंडली, हम यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट सिंपल में है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में जाएगा, यानी कि वांटेड जो है वो मुझे दिखना चाहिए। तो वुड का यूज हम नहीं कर सकते, तो बी और सी ऑप्शन जो है वो कट हो गया। ए ऑप्शन क्यों कट हो गया? क्योंकि यहाँ पर इंक्वायर्स के बाद अगेन V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये भी कट हो गया। तो माय राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 कि कन्हैया आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू सिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मुझसे क्या कह रहा है कि मुझे अरेंज करना है इन पार्ट्स को विद इन अ स्टेटमेंट, यानी ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। नाउ सबसे पहले चेक करते हैं, ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो यहां देखते हैं कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक्स द हाइकर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। हम यूजुअली सेंटेंस में प्लेस से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, तो डी ऑप्शन कट हो जाएगा। थ्रू द डेंस फॉरेस्ट फॉर आवर्स ट्रैक द हाइकर्स, यहाँ पर जो काम करने वाले हैं ना वो हाइकर्स हैं, यानी जो हाइकर्स हैं उन्होंने ट्रैक किया है, तो माय सेंटेंस शुड स्टार्ट फ्रॉम द हाइकर्स, तो सी ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट ए और बी देखते हैं। द हाइकर्स के बाद में मेरी वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन भी कट गया। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कि द हाइकर्स ट्रैक फॉर आवर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट बिफोर रीचिंग द माउंटेन पी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मुझे बताना है। यहां पर अपेरेंट की जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल सही है। अपेरेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का क्लियर होना, यानी अपन कहते हैं ना बहुत स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है, उसको हम अपेरेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रैक्टिशनर। यही स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ये प्रैक्टिशनर वर्ड जो होता है या जो उसकी स्पेलिंग है, उसकी स्पेलिंग में प्रैक्टिस यानी कि PARICI TION यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इसकी स्पेलिंग में ER लगता है, यानी ये स्पेलिंग होती है प्रैक्टिशनर, एयर नहीं होता। तो ना तो यहाँ पे ए आएगा ना यहाँ आई आएगा, और ये स्पेलिंग में ER आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी। रिकमेंड की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। रिकमेंड का मतलब होता है किसी की सिफारिश करना, और मोमेंटो की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, जिसका मतलब होता है कोई भी पदक या फिर चिन्ह। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिलर्स का, ये क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लासेस, यानी वो ग्लासेस जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? सेफ्टी। प्रोवाइड द डैश टेलर्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल। नाउ यहाँ पर द का यूज है, और जो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं वो बेसिकली सारे एडजेक्टिव की पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री ही दिख रही है। तो यू द के बाद जो है वो हम एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। तो इस हिसाब से फाइनर ऑप्शन होगा नहीं, फाइन भी नहीं होगा और मोर फाइनली भी नहीं होगा। तो बेसिकली माय आंसर इज फाइनेस्ट, द फाइनेस्ट टेलर्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मुझे बताना है किसका? समवन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी कि जो पैदल चलते हैं, पैदल यात्रियों के लिए। ना ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉकर। देखो स्टॉकर वर्ड बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम किसी का पीछा करने की बात करते हैं। बोले किसी का पीछा कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, निगरानी रख रहा है, वो स्टॉकर होता है। ऑडिटर का क्या मतलब होता है? ऑडिटर का मतलब होता है जो जांच पड़ताल करता है, स्पेशली ऑफिशियल, है ना। इनफॉर्मल नहीं है ये, ऑफिशियल, यानी कि फॉर्मल जब कहीं पर जांच पड़ताल होती है तब उसे कहते हैं ऑडिटर। डिकेंटर क्या होता है? डिकेंटर है ना बेसिकली एक ऑर्नामेंटल ग्लास है, जो कि यूजुअली कहाँ के लिए यूज होता है? ये ऑर्नामेंटल जो ग्लास है ना, ये एल्कोहलिक ड्रिंक्स को सर्वे करने के लिए यूज होता है ना। यानी कि ये सोने या चांदी का कोई भी ग्लास है जो कि एल्कोहलिक ड्रिंक्स को सर्वे करने के लिए, सर्व करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पेडेस्ट्रियन जो है ये पैदल के लिए यूज होता है, यानी समवन हु वॉक्स ऑन फुट का राइट आंसर क्या होगा?
पेडेस्ट्रियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस मुझे बताना है किसका, डोंट पार्क योर कार हियर। नाउ ये जो ऑप्शंस हैं इनसे मुझे पता चल रहा है कि इसको मुझसे पैसिव लेट में चाहिए। अब अगर लेट में पैसिव चाहिए तो राइट आंसर क्या होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, योर कार आएगा, नॉट योर कार नहीं आएगा, लेट के बाद नॉट नहीं आता, लेट योर कार यहाँ पे भी ठीक है। अब ये सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद मुझे नॉट का यूज करना पड़ेगा, जबकि थर्ड ऑप्शन में नॉट जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, हैव से ये स्टार्ट होगा नहीं। तो माय राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि लेट योर कार नॉट बी पार्क्ड हियर। आगे देखते हैं, अगेन ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है और ऑप्शन से मुझे पता चल रहा है कि इससे मुझे ईडियम यूज करनी है। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डैश ओवर द जीडीपी इशू, यानी जीडीपी को लेकर के बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी क्या है, अभी भी बीच मझधार में है। तो बीच मझधार में होना, देखो ओवर द फेंस नहीं होता, ब्रेकिंग द लेग भी नहीं होता, ये कहलाता है सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है कि दो ऑप्शंस के बीच अभी भी झूल रहे हैं या दो ऑप्शंस के बीच अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है। और अगेन ये बाय द फेंस नहीं होता, फेंस पर बैठना होता है, सिटिंग ऑन द फेंस इज माय करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे अगेन फिलर का क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये फिलर का क्वेश्चन कैसा है कि आपको जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको यूज करके सेकंड वाले पार्ट में ऑप्शन फिल करना है। तो द ब्लू बेरीज इन द बास्केट आर ब्लू, क्या कह रहा है, जो ब्लू बेरीज बास्केट के अंदर है वो कैसी है, ब्लू है। अब यहाँ पर ये जो कह रहा है कि जो ब्लू वर्ड है वो बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, देखो यहाँ इस सेंटेंस में ब्लू वर्ड ग्लूमिनेस को डिनोट नहीं कर रहा, ग्लूमिनेस इज बेसिकली वॉज सैडनेस। तो ग्लूमिनेस और सैडनेस तो लगभग ऑप्शन सिनोनिम हो गए, होगा नहीं, नेगेटिविटी को शो भी नहीं कर रहा। ब्लूबेरीज में जो ब्लू कलर है वो एक कलर को डिनोट कर रहा है, तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद से ही बहुत ज्यादा क्या करे, प्यार करे, लवर ऑफ वन सेल्फ, उसे हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट यानी जो खुद से ही, स्व प्रेमी जो होता है ना, खुद से प्यार करे ना। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है रेक्ल्यूज, रेक्ल्यूज का बेसिकली मतलब होता है अकेले रहना, जिसको आप सॉलिट्यूड भी कह सकते हैं, यानी कि सॉलिटरी भी कह सकते हैं। तो चाहे आप सॉलिट्यूड कहें चाहे आप सॉलिटरी कहें, इसका मतलब क्या होता है, एकांतवासी, यानी अकेले में रहने वाला क्या कहलाता है, रेक्ल्यूज कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एल्ट्रस्ट, एल्ट्रस्ट का मतलब होता है जो मैनकाइंड, यानी कि जो परोपकार होता है, जिसको अपन फिलेंथ्रोफिस्ट भी कहते हैं। तो फिलेंथ्रोफिस्ट यानी वन हु वर्क्स फॉर मैनकाइंड, यानी कि जो ह्यूमन नेचर के लिए या लोगों के लिए काम करे, वो क्या कहलाता है, एल्ट्रस्ट या फिलेंथ्रोफिस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं ओमनीसिएंट। ना ओमनीसिएंट का मतलब होता है वन हु हैज ऑल दी नॉलेज, यानी कि जो सर्वज्ञानी होता है उसे कहते हैं हम क्या, ओमनीसिएंट। वन हु हैज ऑल नॉलेज इज बेसिकली व्हाट ओमनीसिएंट मीन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, एंटोनिम बताना है एम्ल्यूरेट का। ना एम्ल्यूरेट का बेसिकली क्या मतलब होता है, तभी हम एंटोनिम बता पाएंगे। तो एम्ल्यूरेट का मतलब होता है करेक्शन, यानी किसी भी चीज में सुधार करना या किसी भी चीज को सुधारना, बेसिकली करेक्ट करना इज नोन एज व्हाट एम्ल्यूरेट मीन्स। ना ऑप्शन वाइज मीनिंग देखें तो पहले तो ससर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो है ना किसी परेशान व्यक्ति की हेल्प करता हो, यानी कि हेल्पिंग नेचर है, लेकिन हेल्पिंग नेचर किसके लिए, जो ऑलरेडी परेशान है उसकी परेशानी दूर करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है रिकंडाइट। नाउ रिकंडाइट का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत कम पता हो, यानी आपसे क्या है, छुपी हुई है, मींस यू हैव व्हाट लिटिल नॉलेज अबाउट दिस थिंग इज नोन एज व्हाट रिकंडाइट। नाउ एग्जबेट का क्या मतलब होता है, एग्जबेट का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, यानी किसी को क्या कर देना, वर्स कर देना, अच्छी खासी स्थिति को क्या कर देना, बिगाड़ देना। और मोटो का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो आपके सेंटेंस या फ्रेज की तरह आप यूज करते हो, जो आपके एम को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब एम्यूलरेट का मतलब तो सुधारना हुआ था, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछा है बिगाड़ना, और बिगाड़ने का मतलब क्या हुआ, एग्जर्बेट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन जो पैसिव वॉइस बताए। किसका पैसिव बताए, इसका। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज। नाउ अ न्यू स्पीशीज से ये सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, चारों में स्टार्ट हो रहा है। तो अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ, हैव लिखा है ना, अब हैव का हम कहाँ सेंड करेंगे, हैव का वॉज तो होगा नहीं, हैव का हैड भी नहीं होगा, हैव का हैज या हैव ही रहेगा और इसके साथ बीन का यूज होगा, वॉज अगेन कट हो गया। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कि अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन द अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ ऑफ द ओशन बाय साइंटिस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बतानी है किसकी, इंडिस्पेंसिबल।
ये ऑलरेडी स्पेलिंग गलत लिखी है, आपको इसकी राइट स्पेलिंग बतानी है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। तो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिस्पेंसिबल टू सक्सीड इन लाइफ। नाउ इंडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग में सबसे पहली बात तो इंडेस नहीं होता, ये है ना, इंडिस होता है, तो DIS आएगा। फिर पेन सही लिखा है। और इंडिस्पेंसिबल होता है, सिबल भी नहीं होता। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, यानी ऐसी कोई चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, आपको करनी ही पड़ेगी। तो जितनी भी अनिवार्य चीजें होती है, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अनअवॉइडेबल चीजें होती है, उन्हें हम कहते हैं इंडिस्पेंसेबल। इट्स नॉट इंडिस्पेंसिबल, इट्स व्हाट? इंडिस्पेंसेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे रिपोर्टेड स्पीच पूछ रहा है सेंटेंस की। नाउ सेंटेंस क्या है? द सोल्जर सेड टू हिज फेलो सोल्जर्स। नाउ यहां पर सब जगह द सोल्जर टोल्ड अस सही लिखा है। नाउ टोल्ड अस तो हो गया गलत, टोल्ड हिज फेलो सोल्जर्स होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 कट गया, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया। नाउ इन दोनों ऑप्शंस पे देखूं तो यहां पर लिखा है दैट आई हैड बरीड, और यहां पर लिखा है दैट ही हैड बरीड। चेंज ऑफ पर्सन के हिसाब से अगर हम देखें तो आई फर्स्ट पर्सन है, सोल्जर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही का यूज होगा, आई का यूज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 कि द सोल्जर टोल्ड हिज फेलो सोल्जर्स दैट ही हैड बरीड हिज ब्रेव कॉमरेड देयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पहले ऑप्शन का मीनिंग देखते हैं, उससे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। द कॉमेडियंस जोक्स वर सो फनी दैट द एंटायर ऑडियंस इंटरप्टेड इन। यानी जो कॉमेडियन का जोक था वो इतना फनी था कि जो ऑडियंस है वो क्या करने लग गई थी? लॉइटर। अब लॉइटर का मतलब होता है आवारागर्दी, यानी कहते हैं ना बहुत मटर गश्ती करता है, ये तो आवारागर्दी करता है ना, कोई काम धाम नहीं है इसको। तो दैट आवारागर्दी इज नोन एज व्हाट? लॉइटर। तो यहाँ लॉइटर से तो मीनिंग है नहीं। नेक्स्ट वर्ड है लेटर। नाउ लेटर की यहाँ पर 2 स्पेलिंग लिखी है। तो लेटर ये वाला जो है इसका यूज तो होता है टाइम के लिए, कहते हैं ना अपन बाद में, तो यहाँ पर बाद में की भी बात नहीं है, ऑडियंस तो अभी कुछ कर रही है। इस वाले लेटर का मतलब होता है सीक्वेंस, यानी कि बाद वाला, वो भी नहीं है। हाँ, ये जो ऑडियंस है वो क्या करने लग गई थी? हंसने लग गई थी। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। इन द मेकशिफ्ट place of activity, debate, or conflict, there were hundreds of people with the Queen's team of advisors and servants sitting within the ring against the wall. Now, आपको यहाँ substitute करना है underline word का। अब ये बोल रहा है प्लेस ऑफ एक्टिविटी, जहां एक्टिविटी होती है, डिबेट होती है और कॉन्फ्लिक्ट होती है, इसकी जगह को हम क्या कहते हैं? तो इसकी जगह को हम कहते हैं अरीना। क्या कहते हैं? अरीना। नाउ अरीना का मतलब होता है ऐसी प्लेस जहां हम दंगल या लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, या कोई एक्टिविटी या डिबेट भी करते हैं जो बेसिकली लड़ाई के फॉर्म में होती है। कैसीनो, कैसीनो का मतलब होता है जहां गैम्बलिंग टेबल्स वगैरह होती है, जुआ वगैरह खेला जाता है। एवियरी का क्या मतलब होता है? एवियरी यानी जहां पक्षियों को हम लोग रखते हैं, यानी पक्षीशाला। प्लेस फॉर बर्ड्स इज नोन एज व्हाट? एवियरी। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट? बेसिकली डॉर्मेट्री। अब डॉर्मेट्री का क्या मतलब होता है? डॉर्मेट्री का मतलब होता है रूम्स वगैरह, जो कॉलेजेस में रूम्स वगैरह होते हैं ना, बेसिकली हम हॉस्टल को, यानी कि छात्रावास को हम लोग जो है वो किससे डिनोट करते हैं? डॉर्मेट्री से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया? माय राइट आंसर इज एवियर अरीना, जो कि लड़ाई के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे फिर ईडियम की बात कर रहा है, बट इस ईडियम को फर्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़कर लगाना है। देखते हैं क्या कह रहा है। वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड, यानी इस वीकेंड हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सब क्लब जा रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू कम? क्या आप आएंगे? पूछ रहे हैं आप, है ना? तो क्या जवाब मिला आपको? थैंक यू फॉर आस्किंग, पूछने के लिए आपका धन्यवाद, बट आई डोंट लाइक क्लब्स, लेकिन मुझे क्लब पसंद नहीं है। इट्स डैश, यानी कि अब यहां पर एक फ्रेज होती है जिसको हम कहते हैं कप ऑफ टी। इस कप ऑफ टी का बेसिकली क्या मतलब होता है? कप ऑफ टी का मतलब होता है कि ये मेरे स्वाद के अनुसार है, यानी मेरे टेस्ट के लायक है, ये वो चीज है जो मुझे करना पसंद है। क्योंकि यहाँ पर आपने क्या बोला है? करना पसंद नहीं है। नहीं है तो नॉट का यूज होगा ना, तो माय कप ऑफ टी नहीं होगा। नॉट माय कप ऑफ टी हम कहेंगे कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे टेस्ट में नहीं है, या ये मेरी पसंद का काम नहीं है। तो माय राइट आंसर इज व्हाट? डी। कप ऑफ कॉफी नहीं होता ये, और नॉट माय टी नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर? नॉट माय कप ऑफ टी। नेक्स्ट चलते हैं। एंटोनिम पूछ रहा है थ्रिफ्टी का। तो बेसिकली पहले थ्रिफ्टी का मीनिंग आता हो। थ्रिफ्टी का मतलब होता है
ऐसी कोई चीज जो अपन कहते हैं ना बहुत ज्यादा खर्चीला है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, उसको कंजूस को हम थ्रिफ्टी कहते हैं। थ्रिफ्टी इज यानी माइजर, जो बहुत ज्यादा पैसे सोच समझ के खर्च करता है। अब इसका एंटोनिम मुझसे पूछा है, यानी जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, तो वो कहलाता है एक्स्ट्रावेजेंट, जिसको हम कहते हैं खर्चीला। ये बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, और ये कहलाता है माइजर, जो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है बेसिकली ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी काम को या किसी व्यक्ति में अपना इंटरेस्ट ना दिखाए, यानी कि नॉट इंटरेस्टेड टाइप, है ना, नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना दिखाए। इनटॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त के बाहर, थैंकफुल का मतलब होता है धन्यवाद। तो यहाँ बेसिकली थ्रिफ्टी मीन्स व्हाट, माइजर, कंजूस, और एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स खर्चीला। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आपको ग्रामेटिकल एरर जो है वो बतानी है। तो ऑप्शंस पर देखते हैं, व्हेन आई रिटर्न्ड टू द ऑफिस। देखो जब मैं ऑफिस से रिटर्न हुआ, पास्ट टेंस है। नो वर्क वॉज लेफ्ट, कोई काम नहीं बचा था, अगेन पास्ट टेंस है। एज माई फ्रेंड राहुल, क्योंकि जो मेरा दोस्त है राहुल वो सब कुछ कर चुका था। नो बेसिकली इस सेंटेंस में तीन वर्ब है, रिटर्न, वॉज लेफ्ट और हैज, जिसमें दो वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, लेकिन जो थर्ड वाली वर्ब है वो मुझे प्रेजेंट में दे रखी है। तो यहाँ हैज गलत हो जाएगा, हैड डन एवरीथिंग आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आपको सिनोनिम बताना है करिश्मा वर्ड का। ना करिश्मा का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा आकर्षक हो, यानी कि चार्मिंग हो, है ना, जो बहुत ज्यादा अच्छी दिखे, बेसिकली इन अपीयरेंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या हो गया, चार्म, सीधा सीधा बोल रहा है। करिश्मा का मतलब यही होता है चार्मिंग इन नेचर, है ना। तो माय आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 1। ना बाकी ऑप्शंस की मीनिंग देखते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना शब्दों से। एटमॉस्फेयर, रेप्यूटेशन का मीनिंग हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन वर्ड का मुझे वन वर्ड बताना है। द नेशन हैज चोजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाए उसे हम क्या कहते हैं। तो लोगों के द्वारा किया गया शासन इज नोन एज व्हाट, डेमोक्रेसी। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो डेम वर्ड होता है, ये डेम वर्ड रिप्रेजेंट ही लोगों को करता है, यानी पीपल को ये रिप्रेजेंट करता है। बाकी के मीनिंग देखते हैं। ओलिगार्की का मतलब होता है ऐसी सरकार जो कुछ लोगों के द्वारा हो। तो गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल इज नोन एज व्हाट, ओलिगार्की। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जब कोई अपने आप को ही क्या नियुक्त कर दे, सरकार नियुक्त कर दे, वो क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होती है, जहां पर क्रेसी यानी कि जो शासन है वो किसके द्वारा किया जाता है, रूल बाय रिलीजियस पीपल, यानी जो धार्मिक लोग होते हैं उनके द्वारा जब शासन किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, थियोक्रेसी। तो बेसिकली माय राइट आंसर इज व्हाट, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये अगेन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो बाय ऑप्शन इसे करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगेन यहाँ चारों सेंटेंसेस के एंड में है ना फुल स्टॉप लग रहा है, यानी हम एंड तो इसको किसी से भी कर सकते हैं, यानी लास्ट ऑप्शंस तो हमारी हेल्प नहीं करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन से हेल्प लेते हैं, एक बार सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सी से ही स्टार्ट है ना बेसिकली, और मुझे दो ऑप्शन सी से दिख भी रहे हैं, तो मुझे इसको सही मानना पड़ेगा। तो मान के देखते हैं, द नेशनल सॉइल सर्वे एंड लैंड यूजिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इट्स जॉब बाय गिविंग सजेशंस टू द फार्मर्स ऑफ रायलसीमा। सही लग रहा है ये। अब ये कह रहा है अगर इसको मैं फर्स्ट ऑप्शन मानती भी हूं तो बेसिकली मैं नेक्स्ट कहां जाऊं, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर इसने बोला है इट्स जॉब, एक प्रोनाउन का यूज जो है वो आपने यूज कर लिया है, तो शायद मैं इससे इसको फर्स्ट ऑप्शन नहीं मान पाऊंगी। चलिए फिर भी अपन इसे होल्ड पर रखते हैं, डी को एक बार पढ़कर देखते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन विच इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी हैज डिक्रीज्ड बाय 84% in the region. Poor soil fertility and soil erosion like in रायलसीमा रीजन। अब लाइक का यूज आप कर चुके हो, यानी कि आपने इस रीजन के बारे में पहले बात की है। अगर आपने इसके बारे में पहले बात की है तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यानी आई कांट स्टार्ट माई रीअरेंजमेंट विद डी। कट हो गया ये ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्या हम ए से स्टार्ट कर सकते हैं, रायलसीमा इज वन ऑफ देम। हाँ ये सही लग रहा है कि रायलसीमा जो है वो एक पहला स्टेटमेंट है। चलिए इसका लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है द एडवाइस इज अबाउट विच। अब मैं कैसा ऐसा ऑप्शन है जिसके बाद में एडवाइस वर्ड का जो यूज है कर सकती हूँ। नाउ मैं यहां पर अगर ये देखूं कि सी से ये एंड हो रहा है, तो टू द फार्मर्स ऑफ रायलसीमा द एडवाइस इज अबाउट विच क्रॉप्स, इससे अपन एंड कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या हम डी डी क्या बोल रहा है, ये डी में बोल रहा है कॉजेज ऑफ फूड शॉर्टेज, और क्या इसके बाद द एडवाइस इज अबाउट बोल सकते हैं? नहीं। तो बेसिकली मैं जो अपना रीअरेंजमेंट है वो डी से एंड नहीं कर सकती। रायलसीमा इज वन ऑफ देम, इसके बाद द एडवाइस इज अबाउट बोल सकते हैं? नहीं। तो बेसिकली ए को भी एंड नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट रीअरेंजमेंट हो गया ए बी डी सी। पर इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि रायलसीमा उनमें से एक है, मैसिव डिग्रेडेशन जो है वो इस जगह पर हुआ है, और फिर डी में आपने क्या कहा है, सॉइल ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो क्रूशियल है ताकि यहाँ की सॉइल क्वालिटी मेंटेन करी जा सके। और यहाँ आपने सी में कहा है कि जो नेशनल सॉइल सर्वे है वो अपना काम जो है वो सॉइल को सही करने में लगी हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली माई राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज द डैश बुक दैट आई हैव रेड टिल नाउ। नाउ द यूज कर रहे हैं तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा, ठीक है। तो द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक नहीं होगा, क्या कह सकते हैं अपन, द बेटर इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि बेटर इज नॉट सुपरलेटिव डिग्री। द इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री नहीं आई है, मोर कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, एंटोनिम पूछ रहा है मेलेनकॉली का। अब मेलेनकॉली का मीनिंग मुझे पता हो तो मेलेनकॉली का बेसिकली मतलब होता है सैड या फिर ग्लूमी, उदास हो जाना इज नोन एज व्हाट, मेलेनकॉमी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, खुश हो जाना, है ना, बहुत जॉयफुल हो जाना। जॉयफुल या खुश के लिए मुझे यहाँ पे वर्ड दिख रहा है प्लीजेंट। मिजरेबल का मतलब तो दयनीय होता है, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है प्रॉफिट कमाने से, और मैकेनिकल का मतलब होता है काम करना, है ना। बेसिकली मशीन्स वगैरह से काम करना इज नोन एज मैकेनिकल। तो ये भी नहीं होगा, तो मेलनकॉली का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लेजेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये जो मुझे अरेंजमेंट है इसमें एरर स्पॉटिंग जो है मुझे फाइंड आउट करनी है। तो आई यू एंड शी हैव बीन वर्किंग हैप्पीली। नाउ यहाँ पर लिखा है हैव बीन वर्किंग हैप्पीली इन द सेम कंपनी। ये सेंटेंस तो पॉजिटिव को डिनोट कर रहा है, और पॉजिटिव में अगर हम सीक्वेंस देखते हैं ना पर्सन का, तो बेसिकली पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम किस पर्सन को आगे रखते हैं, सबसे पहले सेकंड को रखते हैं, फिर थर्ड को रखते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन को आगे रखते हैं। एक तो कब, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो या फिर आपका सेंटेंस न्यूट्रल हो। लेकिन हाँ, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप सबसे पहले फर्स्ट पर्सन रखते हैं, फिर सेकंड रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन रखते हैं। नाउ इस सेंटेंस को देखकर तो पता चल रहा है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मेरा रीअरेंजमेंट क्या होगा, सेकंड थर्ड देन फर्स्ट। सेकंड थर्ड यानी कि आई पहले नहीं आएगा, क्या होगा रीअरेंजमेंट, राइट रीअरेंजमेंट विल बी पहले यू आएगा, फिर शी आएगा, और फिर आई आएगा। तो राइट विल बी यू शी एंड आई। तो एरर कौन से पार्ट में हुई, ए पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड आई शैल नीड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आपको इस सेंटेंस में क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो करनी है। नाउ आई शैल नीड अ कॉपी, शैल नीड है तो पास्ट टेंस में जाएगा, ये शैल का शैल नहीं होगा, विल नहीं होगा, इज नहीं होगा, हाँ शैल का वुड ही होगा। तो ही सेड दैट ही वुड नीड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन पैसिव वॉइस मुझे कन्वर्ट करना है सेंटेंस की। तो वी विल कंडक्ट, नाउ विल कंडक्ट है तो विल का उल्टा क्या हो जाएगा, विल बी कंडक्टेड, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब विल बी कंडक्टेड देखते हैं क्या लिखा है, देखो विल का शुड तो नहीं होगा, विल हैव बीन कंडक्टेड भी नहीं होगा, विल बी कंडक्टेड यहाँ पे भी सही लिखा है, विल बी कंडक्टेड यहाँ पे भी सही लिखा है। अब इन दोनों में से चेक करते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो कंट्री वाइड कास्ट सेंसेस विल बी कंडक्टेड बाय अस। अब यहां मुझे सेंटेंस में क्या दिया था, आफ्टर वी कम। नाउ जब अगर एक्टिव में आफ्टर दिया है ना तो पैसिव में भी आफ्टर आएगा, जबकि यहां इसने किसका यूज किया है, एज का। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर आर्टिकल से रिलेटेड है। देखो अगर यहाँ पर आप पहले किसी व्यक्ति का नाम ले चुके हो रविंद्रनाथ टैगोर, और आप ये पोएट वर्ड इन्हें ही सिग्निफाई कर रहे हो, तो यहाँ पर स्पेसिफिक बताने के लिए आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। तो क्या बोलूं, रविंद्रनाथ टैगोर द पोएट, कौन सा पोएट, जिनकी जिक्र आप पहले ही कर चुके हो, और वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर क्या होगा, द। और एंड का हम यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर नाउन से पहले और एंड का यूज जनरली नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगेन ये PQRS का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं किन से हम अपना सेंटेंस एंड नहीं कर सकते हैं, पहले वो देखेंगे। देखो मुझे ऐसा कोई सेंटेंस ढूंढना है जिसके बाद में सिक्स्थ सेंटेंस आ जाए। अब यहाँ देखो हैज मेंट लिखा है, इसका मतलब इससे पहले कोई सेंटेंस में जरूर कोई नाउन रहा होगा, है ना, या फिर कोई ऐसा वर्ड रहा होगा जिसके साथ में हैज मेंट आ सकता है। अब देखते हैं बाय ऑप्शन, अगर मैं सेंटेंस लिखूं लीडिंग टू, एस से अगर इसे एंड करूं, तो देखो अगर मैंने एस से एंड किया तो लीडिंग टू के बाद हैज नहीं बोल सकती ना, टू के बाद हैज मेंट कैसे आएगा, यानी एस से मेरा सेंटेंस एंड नहीं हो सकता।
कट गया डी ऑप्शन। देखते हैं आर से एंड हो सकता है क्या। तो लिविंग कंडीशंस ऑफ द, अब द के बाद अगेन मैं क्या हैज मेंट बोल सकती हूँ, नहीं, यानी कि सेंटेंस सी से भी एंड नहीं होगा। क्या सेंटेंस पी से एंड होगा, बिल्कुल, विच हैज मेंट लिखा है तो विच से तो एंड हो सकता है ना। इसका मतलब या तो मेरा ऑप्शन ए होगा या बी होगा। फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द 21st सेंचुरी हैज बीन, अब हैज बीन के बाद मैं वर्किंग लिखूं या फिर हैज बीन के बाद में मैं द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम लिखूं। तो यहां पर बेसिकली आपने सेंटेंस में वर्ब बोली है, और वर्ब के बाद में आप ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव केस आपको कहां दिख रहा है, द इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो बेसिकली मेरा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाएगा, क्यू से। तो राइट आंसर क्या होगा, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम एंड लिविंग कंडीशंस किसकी, ऑफ द ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, विच, क्लियर हो गया। तो यानी कि माई रीअरेंजमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम क्यू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। धर्म के लिए या धर्म से रिलेटेड चीजों के लिए क्या बोलना, डिसरिस्पेक्ट, यानी उसकी डिसरिस्पेक्ट करना और गंदा गंदा बोलना क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं ब्लासफेमी। ब्लासफेमी का क्या मतलब होता है, ईश्वर की या ईश्वर से रिलेटेड चीजों की निंदा करने वाला, यानी ईश निंदा को हम क्या कहते हैं, ब्लासफेमी कहते हैं। बाईगेमी का क्या मतलब होता है, दो शादियां करना। बेलिजरेंट का क्या मतलब होता है, लड़ाई झगड़ा करना। और बाइब्ड का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई भी चीज है ना, या कोई भी प्राणी या कोई भी वस्तु जिसके कितने पैर हो, दो पैर हो। क्वाड्रप्ड होता है चार पैर वाला, और बायब्ड होता है दो पैर वाला, है ना। तो दो पैर वाले को हम क्या कहते हैं, बायब्ड कहते हैं। ब्लासफेमी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये एक क्लोज टेस्ट है। वीडियो को स्टॉप करके आप एक बार इस क्लोज टेस्ट को करें, फिर हम इसे अटेम्प्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसके आंसर्स जो है वो कमेंट करें। चलिए देखते हैं क्या है ये। द ग्रेटेस्ट डिजीज इन द वेस्ट टुडे इज नॉट टीबी और लेप्रोसी। ये कह रहा है आज की वेस्ट की दुनिया में जो सबसे बड़ी डिजीज है वो ना तो आप टीबी रही है और ना लेप्रोसी रही है। इट इज बीइंग, क्या रही है, अनवांटेड, यानी आपको ऐसा फील करा देना कि आपकी जरूरत नहीं है। अनलव्ड, यानी कि प्यार ना मिल रहा। एंड अनकेयर्ड, यानी कि आपकी केयर भी ना करना। ये आप सबसे बड़ी डिजीज हो गई है, अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड। वी कैन क्योर डैश डिजीजेस विद मेडिसिन। ये कह रहा है कि कुछ डिजीज ऐसी है जिसको तो आप दवाइयों से केयर कर सकते हो। अब वो कौन सी डिजीज है, क्या वो मैस्कुलाइन डिजीज है, नहीं। क्या वो स्टबन जिद्दी कैसे डिजीज हो सकती है, क्या वो रेडिकल डिजीज है। तो बेसिकली रेडिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा वेरी ग्रेट चेंज जब हो जाए ना, उसको हम रेडिकल चेंजेस कहते हैं। तो डिजीज तो रेडिकल होगी नहीं। हाँ, डिजीज फिजिकल, फिजिकल यानी जो दिख रही है ना। तो वी कैन क्योर फिजिकल डिजीजेस विद मेडिसिन, यानी फिजिकल डिजीजेस को तो हम मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं। बट द ओनली क्योर फॉर लोनलीनेस, लेकिन अकेलेपन का एकमात्र क्योर या डिस्पेयर का या होपलेसनेस का जो क्योर है वो सिर्फ एक ही, और वो है लव। देयर आर मेनी इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं, हु आर डैश फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि जो एक तरीके से कहते हैं ना, जो इस चीज से तो नहीं मर रहे, बट दे आर मेनी मोर डाइंग फॉर अ लिटिल लव। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किससे मर रहे हैं, लव की कमी के कारण मर रहे हैं। तो कह रहा है देर आर मेनी इन द वर्ल्ड हु आर डाइंग, कुछ तो किसके लिए मर रहे हैं, पीस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी के लिए मर रहे हैं। डाइंग वर्ड आ जाएगा। इग्नोरिंग के लिए तो कैसे मरेंगे, नेग्लेक्टिंग के लिए भी नहीं मरेंगे, और डिसरिगार्डिंग के लिए भी नहीं मरेंगे। किससे मर रहे हैं वो, डाइंग फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड। बट देर आर मेनी मोर, लेकिन उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा कौन है जो किससे मर रहे हैं, डाइंग फॉर अ लिटिल लव। द पॉवर्टी इन द वेस्ट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉवर्टी। कह रहा है जो गरीबी हमारे वेस्ट में है ना, वो एक अलग ही टाइप की गरीबी है। इट इज नॉट ओनली अ पॉवर्टी ऑफ, ये ना सिर्फ पॉवर्टी जो है वो किसकी है, प्रोफ्यूशन। प्रोफ्यूशन तो नहीं आएगा। प्रोफ्यूशन का बेसिकली मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिल जाए। तो लार्ज क्वांटिटी जब किसी की भी होती है तो प्रोफ्यूशन होता है, ये नहीं होगा। अबंडेंस मतलब भी यही होता है, अबंडेंस एंड प्रोफ्यूशन आपस में सिनोनिम है। और लेविशनेस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज या बहुत एक्सपेंसिव चीज जो होती है ना, बहुत इंप्रेसिव चीज जो होती है, उसको हम लेविश बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लोग हैं, यहाँ पर अलग टाइप की पॉवर्टी है, और ये पॉवर्टी कौन सी है, इट इज नॉट ओनली अ पॉवर्टी ऑफ लोनलीनेस, ना सिर्फ ये पॉवर्टी अकेलेपन की है, बट ऑल्सो ऑफ, दूसरी तरफ ये पॉवर्टी और किसकी है, ये पॉवर्टी कोविटिस,
कोविटस का मतलब होता है जो अपन कहते हैं ना डिजायर फॉर वेल्थ, पैसों की नहीं, आप यहाँ ऑलरेडी बोल चुके हो, एजुकेशन की भी नहीं, मटेरियलिस्टिक भी नहीं, ये पॉवर्टी किसकी है, स्पिरिचुअलिटी। तो दो तरीके की पॉवर्टीज ने मुझे बताई है, लोनलीनेस और स्पिरिचुअलिटी। देयर इज अ हंगर ऑफ फॉर अफेक्शन एंड देयर इज अ हंगर फॉर गॉड। यहां से पता चल रहा है या तो भूख किसकी है, अफेक्शन की, या फिर भूख किसकी है, भगवान की। तो भगवान से यहाँ हम स्पिरिचुअलिटी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये एक कॉम्प्रीहेंशन है, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि आपको भी कॉम्प्रीहेंशन जो है वो मोटिवेट करें। चलिए देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन किस बारे में है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगो डाई, यानी कि इंडिगो डाई का बनाना, उसका बनना इन्वॉल्व्स हार्वेस्टिंग। क्या क्या इन्वॉल्व करता है, हार्वेस्टिंग। किसकी हार्वेस्टिंग, द स्मॉल ग्रीन लीव्स ऑफ, पत्तियां छोटी और हरी, किसकी पत्तियां, ये इंडिगो फेरा प्लांट की, बिफोर इट्स फ्लावर्स ब्लूम, यानी कि इसके फूल जो है वो ब्लूम करें उससे पहले हार्वेस्ट करना, तोड़ लेना। दीज लीव्स अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ सोकिंग इन वाटर, इस लीव्स के साथ हम फिर क्या करते हैं, तोड़ने के बाद इसे हम पानी में सोक करके रखते हैं, भिगोकर रखते हैं। एंड चर्निंग अंटिल अ नेवी ब्लू फ्रॉथ इज रिलीज, और तब तक इसे चर्न यानी हिलाते रहते हैं जब तक कि इससे एक फ्रॉथ, फ्रॉथ का मतलब होता है गाढ़ा लिक्विड, है ना, वो ना बन जाए। और वो लिक्विड कौन से कलर का होता है, नेवी ब्लू कलर का। द अपर पोर्शन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज, जो इसका रिजल्ट जो मिक्सचर बना है मिलाने के बाद, इसका जो अपर पोर्शन है इसे सोख लिया जाता है, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। वाइल द लीव्स आर, और जो पत्तियां हैं उसे हम फर्टिलाइजर के रूप में वापस काम ले सकते हैं। आफ्टर अलाउिंग द वाटर एंड फाइन सेडिमेंट, अब जो ये पानी और फाइन सेडिमेंट है जो नीचे रह गया है, वो एक दिन के लिए हम उसे बैठाए रखते हैं ना, ये जो लिक्विड है अब ये सेडिमेंट से अलग कर दिया जाता है। ये जो अब आपको डीप ब्लू प्लेस मिला है इज देन सब्जेक्टेड टू फिल्ट्रेशन, अब आप इसे फिल्टर करते हैं ताकि जो इसकी डर्ट और इम्प्योरिटीज हैं वो अलग हो जाए। फॉलोड बाय कंप्रेशन इनटू, और फिर आप इसे केक बना बना करके सूखने के लिए, वो उपले कहते हैं ना, उपले, वो बना बना करके आप इसे सूखने के लिए रख देते हैं। वंस ड्राइड, जब ये सूख जाते हैं तो ये इंडिगो रेडी हो गया, किसके लिए, डाई के लिए। लाइम, जिसको हम CaOH होल ट्वाइस जानते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैन बी एडेड टू द, अब आप इसे ऐड कर सकते हैं टू द इनिशियल वाटर एंड लीव्स मिक्सचर, जब आपने इनिशियल स्टेज पे पानी बनाया था ना उसमें इसको मिक्स करके आप इस मिक्सचर को छोड़ दें। और कई नेचुरल शुगर्स जो है एंड वेरियस नेचुरल शुगर्स आप इस पेस्ट में ऐड कर दें, ताकि आपको क्या मिले, टू एनहांस द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ताकि आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो और अच्छा हो जाए। बेसिकली देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। ये बोल रहा है मुझे पैसेज की टोन बताइए, तो इस टोन में ह्यूमरस तो नहीं था, ह्यूमरस का मतलब तो होता है हंसी मजाक करना, हंसी ठिठोली करना, नहीं, ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव था जहां पर मुझे क्या बताया गया था, इंडिगो के बारे में, कि हम उससे कैसे डाई बनाते हैं। क्रिटिकल भी नहीं था, यहाँ किसी की हमने क्रिटिसाइज नहीं किया है, किसी की बुराई नहीं की है। इमोशनल भी नहीं था, इमोशनल जैसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जो था पैसेज वो कैसा था, इंफॉर्मेटिव था, या जानकारी आपने बहुत ज्यादा दी थी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है, ये पैसेज किसके बारे में बता रहा है वो हमें बताना है, जो डिस्क्राइब कर रहा है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिगो डाई। तो द इम्पैक्ट ऑफ लाइम एंड नेचुरल शुगर, क्या यहाँ पर लाइम और नेचुरल शुगर का इम्पैक्ट बताया गया था, नहीं। द वेरियस यूजेस ऑफ इंडिगो डाई, क्या यहाँ यूजेस की बात की थी, नहीं, या तो इंडिगो डाई को बनाने की बात की थी। द इंटीग्रेट प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंडिगो लीव्स, बिल्कुल, कैसे उसे हार्वेस्ट किया जाता है और कैसे उसे प्रोसेस किया जाता है, यही हमें बताया था। कल्टीवेशन एंड ग्रोथ साइकिल, नहीं, कल्टीवेशन और ग्रोथ साइकिल के बारे में हमें नहीं बताया, यहाँ हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग के बारे में बताया। तुम्हारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको सिनोनिम बताना है किसका, इम्प्योरिटीज का। अब बेसिकली इम्प्योरिटी का मतलब होता है गंदगी, तो गंदगी को ही हम क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं। प्योरिटी तो उसका उल्टा हो जाएगा, प्योरनेस और क्लेनलीनेस, तो ये बाकी तीन ऑप्शन तो इम्प्योरिटीज के एंटोनिम है, और इसका सिनोनिम क्या है, स्कम। In the extraction process describe what is the purpose of allowing water and fine sediments at the bottom of the tank to settle for a day। ये कह रहा है कि हम एक दिन के लिए उस पानी को क्यों छोड़ देते हैं, क्यों हम उस पानी को एक दिन के लिए छोड़ते हैं, उसका रीजन जो आप है वो हमें बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसने जो रीजन मेंशन किया था वो मुझे इस फर्स्ट स्लाइड में दिख जाएगा। देखो इन्होंने क्या कहा था कि जो लिक्विड है
उसे हम एक दिन के लिए छोड़ देते हैं बिना हिलाए, मतलब बिना उसे छेड़े। क्यों? ताकि जो पेस्ट है वो सेपरेट किया जा सके किससे? सेडिमेंट से, और जो मेरा कलर है डीप ब्लू कलर वो मुझे मिल जाए। ठीक है, इसीलिए हम उसे सेटल करके रखते हैं। अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं, तो ये ऑप्शन में मुझे क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन टू एनहांस द अरोमा, नहीं, हाँ, यहाँ खुशबू के लिए हम उसे सेटल नहीं करते हैं। टू फैसिलिटेट द सेपरेशन फ्रॉम सेडिमेंट, बिल्कुल, ताकि सेडिमेंट से आप इस लिक्विड को क्या कर सके? अलग कर सके। इसीलिए टू क्रिएट अ यूनिक टेक्सचर भी नहीं था, और टू प्रमोट द ग्रोथ भी नहीं था। क्यों अलग करके रखते हैं? ताकि आप उसे सेडिमेंट से सेपरेट कर लें। यहाँ पर एक और कॉम्प्रीहेंशन है, वीडियो को पॉज करके एक बार आप इस कॉम्प्रीहेंशन को भी पढ़े, फिर जो है हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। आप अगेन मुझे इसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखते हैं क्या है ये। रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल। रीडिंग जो है वो कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट हैज मेनी बेनिफिट्स, इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। एंड इट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन लाइफ, और एक पर्सन की लाइफ पर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। वी शुड डेवलप अ रीडिंग हैबिट, हमें रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर, एज इट अलाउ अस टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, ताकि हम नई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो लर्न कर सके। एंड गिव्स अस एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आइडियाज, और कई सारी अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज के बारे में भी हमें रीडिंग से ही पता चलता है। हमारी जो रेंज है वो खुलती है सोचने की। सो रीडिंग रेगुलरली नॉट ओनली ब्रॉडन्स आवर एस्पेक्ट, ये कह रहा है रीडिंग ना सिर्फ हमारे एस्पेक्ट्स को ब्रॉड करती है बट एंड नॉलेज, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस भी इंप्रूव करती है, पर्सपेक्टिव भी improve, नजरिया और एक जजमेंट, कैसे चीजों को जज करना है वो भी, और दुनिया को समझने में भी, एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। इट हेल्प्स टू स्टिम्युलेट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी इससे बढ़ती है। टू रिलीव, और आपको किस चीज से रियायत मिलती है? स्ट्रेस एंड प्रेशर से। एंड टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और ये एक तरीके से आपके एंटरटेनमेंट का सोर्स का काम भी करती है। द मेजर बेनिफिट ऑफ रीडिंग इज, रीडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल, यानी आपकी एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल जो है वो डेवलप होती है। द फॉर्मर, फॉर्मर यानी पहले, पहले किसकी बात कर रहा है? ये एनालिटिकल की। तो जो एनालिटिकल है ये क्या इन्वॉल्व करता है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गैदर करना, एंड ब्रेकिंग इट इनटू, और फिर बाद में उसे अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। जबकि जो लेटर है, लेटर वर्ड क्रिटिकल के लिए था, क्रिटिकल जो है वो इन्वॉल्व करता है इवैल्यूएट करना उसी इंफॉर्मेशन को, और फिर उसकी सहायता से जजमेंट लेना। रीडिंग अ बुक और एनी कंटेंट, कोई भी किताब पढ़ना या किसी भी कंटेंट को पढ़ना हमारी लैंग्वेज भी इंप्रूव करता है और हमारी वोकैब भी इंप्रूव करता है। सो वी कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड द वर्ड्स, ताकि हम उन वर्ड्स का आसानी से यूज कर सके कॉन्टेक्स्ट में। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है छोटे बच्चों में, प्राइमरी लेवल पे। चिल्ड्रन आर मोर इन्वॉल्व इन रीडिंग रादर देन राइटिंग, जो चिल्ड्रन है वो कई इन्वॉल्व किस में रहते हैं? रीडिंग में, एज कंपेयर टू राइटिंग में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्किल जो है वो रीडर की इवैल्यूएट करता है सेम इंफॉर्मेशन एंड मेक्स जजमेंट, और जजमेंट करता है? कौन सी स्किल की जो है वो इसने मुझसे बात की थी? तो देखो इसने मेरे से एनालिटिकल और क्रिटिकल दो स्किल्स की बात की थी, दोनों का देख लेते हैं। जो एनालिटिकल है वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और जो क्रिटिकल है वो इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करता है। अब यहाँ पर इसने इवैल्यूएट बोला है ना, तो इवैल्यूएट कौन करता है? क्रिटिकल स्किल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चों में वो किससे रिलेटेड है? कौन से टाइप का डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है? तो देखो इसने मुझसे लास्ट में क्या कहा था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों में बढ़ता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्पेसिफाइडली मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट, यानी मनोस्थिति इंसान की सही होती है। तो ये टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं है, सोशल नहीं है, और एनवायरमेंटल नहीं है। कौन सा डेवलपमेंट है? मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रोल ऑफ रीडिंग, रीडिंग का रोल क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग? तो रीडिंग के लिए उसने मुझे ये बताया था कि ये नई इंफॉर्मेशन जो है ना वो गैदर करने की बात करता है। देखिए कहाँ कहा था इसने मुझे, कहा था ना कि जो रीडिंग है वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन स्किल्स है। देखो इट अलाउज अस टू लर्न न्यू इंफॉर्मेशन, और हमें एक्सेस करता है नई अपॉर्चुनिटीज का। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। क्या ये मुझसे कह रहा है टू गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी? नहीं। टू शेयर, नॉट टू शेयर इन्फॉर्मेशन, भाई ये तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात कर रहा है। टू मेक एनवायरमेंट हेल्दी? नहीं। टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन एंड अवेल
अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्किल इज यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गैदर करना और ब्रेक करना। अभी अभी हमने देखा था वो कौन सी स्किल होती है, एनालिटिकल। स्पीकिंग और रीजनिंग तो होती नहीं है, एनालिटिकल स्किल होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और कॉम्प्रीहेंशन है जो आप अगेन वीडियो को पॉज करके और इसे रीड आउट करें और फिर हम इस कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहता है ये, एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर फिजिकल वेलबींग, यानी अगर आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं वो भी रेगुलरली, तो ना सिर्फ वो आपकी फिजिकल वेलबींग को बेनिफिशियल करता है बट ऑल्सो हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, बल्कि वो आपकी मेंटल हेल्थ में भी सुधार करता है। स्टडीज हैव शोन, कई स्टडीज ने हमें बताया है कि एक्सरसाइज रेगुलर रूटीन पे करना हमारी बॉडी में क्या रिलीज करता है, एंडोर्फिन्स, एक केमिकल है जो ब्रेन के लिए क्या काम करता है, नेचुरल पेन किलर है, यानी आपकी ब्रेन को अपने आप सही करने का काम करता है और आपके जो मूड है उसको सही रखता है। एडिशनली कंसिस्टेंट एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं वो लिंक है या वो रिड्यूस करता है किसको, आपकी एंजाइटी को और आपके डिप्रेशन को। कॉन्ट्ररी टू कम लेकिन आप कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं, इट डज नॉट रिक्वायर इंटेंस वर्कआउट, इवन मतलब आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है, मॉडरेट एक्टिविटी भी जैसे वॉकिंग और योगा ये भी आपकी मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। मेकिंग एक्सरसाइज अ रेगुलर पार्ट ऑफ वंस रूटीन, अगर आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन लाइफ का रेगुलर पार्ट बनाते हैं तो ये आपकी सपोर्ट करता है फिजिकल फिटनेस को, बल्कि आपके अंदर पॉजिटिविटी और रेजिलियंट माइंडसेट भी क्रिएट करता है। देखिए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है, टाइटल बताना है, क्या इसमें आपकी टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, नहीं। क्या आपकी बैलेंस डाइट की बात हुई है, नहीं। बेसिकली ये पैसेज था फिजिकल एक्टिविटी को लेकर के, तो यानी इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात है, माइंडफुल मेडिटेशन के बारे में भी इसमें बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स एक्यूरेट समरी, बतानी है आपको यहाँ जो भी पॉइंट डिस्कस हुए हैं उनकी। तो इस पैसेज में पॉइंट बेसिकली डिस्कस था मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज को लेकर, पढ़ते हैं। द पैसेज डिस्कसेस द नेगेटिव इफेक्ट, बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर रहा है। एक्सरसाइज ओनली इम्पैक्ट, क्या एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ही करती है, नहीं, इसने मुझे फिजिकल मेंटल दोनों के लिए कहा था। एंगेज, अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में रहते हो तो क्या आपका मेंटल हेल्थ पॉजिटिव होता है एंडोफिन रिलीज करके, और क्या आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर इसने मुझसे कहा भी था कि यहाँ एक एंडोफिन्स नाम का केमिकल रिलीज होता है जिससे वो नेचुरल पेन किलर है, आपके मूड एलिवेटर को सही करता है, आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है। तो यही बेसिकली मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट देता है और रिड्यूस करता है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो सी ऑप्शन इज माई करेक्ट। एक्सरसाइज रिक्वायर्स इंटेंस वर्कआउट नहीं है, इसने कहा था हल्की फुल्के वर्कआउट से भी आप अपनी मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। डिटरमाइन टोन आपको बतानी है, क्या यहाँ क्रिटिकल किसी की बुराई हुई थी, नहीं। क्या यहाँ ड्रामा क्रिएट हुआ था, नहीं। क्या ये ह्यूमरस था, हंसी मजाक था, नहीं। यहाँ पर बेसिकली इंफॉर्मेशन दी गई थी किसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं शिफ्ट का क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट मेंशन्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में क्या फैक्ट है जो मेंशन किया गया है। ओनली इंटेंस एक्सरसाइज ही एंजाइटी और डिप्रेशन करेगी, नहीं, बल्कि नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकती है। क्या रेगुलर एक्सरसाइज करने से कोई इंपैक्ट नहीं होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करने से तो बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा। तो ये तो इस पैसेज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज रिक्वायर्स इंटेंस वर्कआउट, नहीं, एक्सरसाइज रिक्वायर्स ओनली अ लिटिल बिट वर्कआउट फॉर मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। फिर ये कह रहा है क्या एक्सरसाइज रिलीज करती है एंडोर्फिन्स जो इंप्रूव करती है मेंटल वेलबींग को, बिल्कुल, ये केमिकल रिलीज करती है जिससे हमारी मेंटल वेलबींग इंप्रूव होती है। तो फ्रेंड्स ये थे इस साल का सीजीएल का 20th डेट को जो पेपर हुआ था उससे रिलेटेड हमारा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको इस साल का पेपर जो है वो समझ में आया होगा और इससे आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 2025 का जो मेंस है वो आपका कैसा रहने वाला है। काफी इजी क्वेश्चन पेपर था, इतना टफ था नहीं। आप रेगुलर बेसिस पर इसे रखें और हमारी जो वीडियोस हैं वो रेगुलर बेसिस पर आप देखते रहें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।